वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में जो ऐसे लोगों ने की है या दी हुई है, जो लोग अब कोर्ट में नहीं आ सकते। और नहीं आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि या तो वो अब मर चुके हैं या उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर वो कहीं बाहर हैं या फिर उनको कोर्ट में लाने में बहुत सारा एक्सपेंसेस या अननेसेसरी डिले होगा। तो कोर्ट को लगता है कि इससे अच्छा है कि उनकी स्टेटमेंट्स को हम रिलेवेंट बना देते हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जो कि हमें सेक्शन में दी हुई हैं। तो ये सेक्शन कवर करेगा स्टेटमेंट बाय पर्सन्स who cannot be called as a witness, and the section which deals with this is section 26 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which says cases in which statement of a relevant fact by a person who is dead or cannot be found etc is relevant. So only those statements which are related to the relevant fact will be made relevant under this section 26. It reads as statements in which form? Written or oral. So statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases namely. So अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, तो सेक्शन 26 भारतीय साक्षी अधिनियम का बता रहा है स्टेटमेंट आपकी रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। और एक केस ऐसा आया था जहां पर जो विक्टिम था उसका थ्रोट कटा हुआ था, गला कटा हुआ था, और उस विक्टिम ने जेस्चर के थ्रू डाइंग डिक्लेरेशन दी थी बाय पॉइंटिंग हर फिंगर्स टुवर्ड्स द एक्यूज्ड ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। मतलब स्टेटमेंट उस इंसान ने मरने से पहले ही दे दी हो, या किसी ऐसे पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है जो कि अब मिल नहीं पा रहा है, या किसी ऐसे पर्सन ने दिया है हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। सपोज करो आईसीयू में कोई एडमिट हो रखा है, अब आईसीयू से तो विटनेस को कोर्ट में नहीं लाके बोलेंगे कि नहीं आप एविडेंस दो आके। सो इन सच अ सिचुएशन द पर्सन हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर ऐसे पर्सन की अटेंडेंस को कोर्ट को लगता है कि विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता। सपोज करो हमें किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट लेनी है, बट वो डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे गया हुआ है स्विट्जरलैंड, वो भी 3-4 महीने की छुट्टी पे गया हुआ है। अब कोर्ट को लगता है कि अगर 3-4 महीने की छुट्टी के हम वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कोर्ट का खराब हो जाएगा, और अगर हम उस विटनेस को अभी बुलाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन की बात करता है सेक्शन 26। अब हम मूव करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, जो कि आगे हम देखते हैं क्लॉज ए में। सो ये बोलता है व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन। अगेन स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? रिटन, वर्बल, जेस्चरल फॉर्म में, या फिर नोट्स के फॉर्म में किसी और ने पेन डाउन कर रखी हो। सो व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. सो क्लॉज ए बात करता है सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान ने वो स्टेटमेंट दी है, या तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में था कि अब मैं मरने वाला हूं, या फिर वो मर चुका है। सो व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, सो ये मैंडेटरी है। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मैंडेटरी है कि वो डेथ से रिलेटेड हो, या फिर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन या सर्कमस्टांसेस जिस वजह से उस इंसान की डेथ हुई हो। तो दोनों चीज में हमने देखा कि वो डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट। किन केसेस में होनी चाहिए रिलेवेंट? इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। जब सवाल ये उठ रहा है कि ये इंसान की डेथ कैसे हुई है या इसको किसने मारा है, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जो कि उस पर्सन ने खुद दी हुई है कि उसकी डेथ इस वजह से हुई है या फिर इस सर्कमस्टांसेस या ट्रांजैक्शन के थ्रू उसकी डेथ हुई है, तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, सच स्टेटमेंट्स आर रिलेवेंट व्हेन द पर्सन
who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। तो इस लाइन से हमें समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और दोनों केस में वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी, राइट। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है और इंसान की डेथ हो जाती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। बट जिस समय उस इंसान ने स्टेटमेंट दिया है उस समय उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी, बट वो सर्वाइव कर जाता है, वो बच जाता है, तो उस केस में उन स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट माना जाएगा फॉर कोरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन और टू मेक द चेन ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। सो वो एडमिसिबल होगी, मे बी नॉट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन बट फॉर अदर पर्पसेस। आगे बोलता है एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग। सो यहाँ पे ये नहीं लिखा है ओनली इन द केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग और इन द केस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये सेक्शन का क्लॉज ए हमें बता रहा है नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इज इररिलेवेंट, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या अदर प्रोसीडिंग्स हो। इफ द क्वेश्चन इज एज टू द डेथ ऑफ अ पर्सन और हमारे पास उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है कि मेरी डेथ इस वजह से हुई है या इस सर्कमस्टांसेस में हुई, देन सच अ स्टेटमेंट विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 सब क्लॉज ए ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, in which the cause of his death comes into question। so must dying declaration के लिए क्या है, वो है कि that the question is about the death of a person, ये होना मस्ट है। और इस पूरे लॉ को पहले डील करता था सेक्शन 20 और इस पूरे लॉ से डील करता था डाइंग डिक्लेरेशन के पहले आपका सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और डाइंग डिक्लेरेशन एक मैगजीन पे डिपेंडेंट है जो है नेमो मॉरिशस प्रेसुमिट्योर मेंट्री। इसका मतलब ये होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। तो एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन में कि जो इंसान मरने वाला है वो अपने भगवान से, अपने खुदा से अपने जुबान पर झूठ रख के नहीं मरेगा, वो जो बोल रहा होगा वो सच होगा। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के पीछे एक प्रिजम्पशन होता है जो कि बताए गए मैगजीन पे डिपेंडेंट होता है। Now we will read the illustration A. The question is whether A was murdered by B or A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was raped. The question is whether she was raped by B or the question is whether A was killed by B. Under such circumstances that a suit would lie against B's by A's widow, statements made by A as to the cause of his death or her death referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration are relevant fact. Now इस illustration में हमने देखा the question is whether A was killed by B or the question is whether she was raped by B, and there are statements made by A as to the cause of his or her death. Now अब A के पास A ने कुछ ऐसी statements दी हैं जो किस क्वेश्चन का आंसर कर रही है, whether A was murdered। so वो स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है तो वो रिलेवेंट हो जाएंगी, या फिर वो स्टेटमेंट आपको आंसर दे रही है क्या बी ए की डेथ किसी इंजरी से हुई है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वो स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन का भी आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट जो आंसर दे रही है इन दोनों क्वेश्चन का वो रिलेवेंट हो जाएंगी सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एज डाइंग डिक्लेरेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी सर्वाइव्स और नॉट। या तो वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रिलेवेंट हो जाएगी या फिर वो कोरोबरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है। अब हम थोड़े से केस लॉज देख लेते हैं जो लैंडमार्क केस लॉज हैं। भगवान रामदास टूपे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एस 2023। यहाँ पर बोला था क्या सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम is an exception to the general rule that hearsay evidence is no evidence. Next case is Sudhakar versus State of MP 2012 Supreme Court. इसमें dying declaration is the last statement made by a person at a stage when he is in serious apprehension of his death and expects no chances of his survival. At such time, it is expected that a person will speak the truth and only the truth. Next case is Jayamma versus State of Karnataka 2021. Presence of judicial or executive magistrate to record it is not compulsory. क्या जब हमने सेक्शन पढ़ा था वहां पे लिखा हुआ था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है? पूरे सेक्शन 26 क्लॉज ए में कहीं भी नहीं लिखा कि कौन रिकॉर्ड करेगा। सो चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है, एक पुलिस वाला भी रिकॉर्ड कर सकता है, एक डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर
जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड भी रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। और इसी चीज़ को जयामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी बताया कि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। बट जो डाइंग डिक्लेरेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी, वो उसको दी जाएगी जो एक मजिस्ट्रेट के सामने दी गई है। ओरल डाइंग डिक्लेरेशन पे केस है हमारा भानुदास पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008। The oral dying declaration made by the deceased ought to be treated with care and caution since the maker of the statement cannot be subjected to the cross examination. So यहाँ पे हमने क्या देखा कि oral dying declaration भी relevant होती है, बट कोर्ट को उसको थोड़ा सही से देखना पड़ेगा, उसको सतर्कता के साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे पर्सन का फिर क्रॉस नहीं हो सकता जिसने वो डाइंग डिक्लेरेशन दी है। क्या कन्विक्शन हो सकता है ऑन सोल बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? सो इसके ऊपर है फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023। Dying declaration, while carrying a presumption of being true, must be wholly reliable and inspire confidence. Where there is any suspicion over the veracity of the same or the evidence on record shows that the dying declaration is not true, it will not be considered as a piece of evidence, but cannot be the basis for conviction alone. इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इस वाले फुलेल सिंह के केस में ये बोला था डाइंग डिक्लेरेशन अगर उस पर सस्पिशन आ रहा है कि ये झूठी है या सच्ची है, और जो रिकॉर्ड है आपके एविडेंसेस हैं फाइल पे वो शो कर रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन सच्ची नहीं है, ये झूठी डाइंग डिक्लेरेशन है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, उसको सिर्फ एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। एंड सच डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी द बेसिस सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। नेक्स्ट, अब एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तब क्या होगा? इसके ऊपर केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरपाल 2022 एंड नागाभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021। Merely because there are two or multiple dying declaration, all the dying declarations are not to be rejected. In such situation, case must be decided on the facts of each, and the court will not be relieved of its duty to carefully examine the entirety of the material on record, as also the circumstances surrounding the making of the different dying declaration. So इस केस में सीधी सी बात करी, अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो कोर्ट बिना रिकॉर्ड को देखे हुए, बिना एविडेंसेस को देखे हुए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज की बहुत सारी डाइंग डिक्लेरेशन है। कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो किन सर्कमस्टांसेस में की गई है, किन सराउंडिंग्स में की गई है। नेक्स्ट, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन अगर अलग होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, so when there are multiple dying declarations and in the earlier dying declaration accused is not sought to be robbed in, but in the later dying declaration a somersault is made by the deceased, the case must be decided on the facts of each case. So ये केस हमें बता रहा है कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है और जो पहले वाली डाइंग डिक्लेरेशन है वहाँ पे तो एक्यूज को नाम ही नहीं लिया, जिक्र नहीं करा, फिर जो दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें एक्यूज का नाम भी है, डिसीज ने लिया हुआ, तो ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन को डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ facts of the each case. The court will not be relieved of its duty to carefully examine the entirety of materials as also the circumstances surrounding the making of different dying declarations. It is the compatibility with the remaining evidence, circumstantial evidence, that will be vital in determining which dying declarations are to be believed. इसके ऊपर केस है आपका जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2019 सुप्रीम कोर्ट। आगे वाली वीडियोस में हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। Thank you so much.